नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का ये जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जरूर देखें उनको। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सा? तो दोस्तों, बेसल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? बेसल प्रोटोकॉल। आपके ऑप्शन है, बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बेसल प्रोटोकॉल, वो हो जाएगा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, आपको प्रोटोकॉल की अगर बात आई है तो आप बिल्कुल याद रखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों। देखिए ये दोस्तों, ये प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत से, ठीक, ओजोन परत के संरक्षण संबंधित है। और ये प्रोटोकॉल हुआ कब था? आपको ये भी याद रखना है। तो 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987। और इसी को 16 सितंबर को तब से क्या माना जाने लगा? ओजोन दिवस। क्या माना जाने लगा दोस्तों? ओजोन दिवस। तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी आप इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? अब दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा या अलीगढ़? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इलाहाबाद है वो आपका नीचे आप देखेंगे दक्षिण में, उत्तर प्रदेश दक्षिण में पड़ेगा। मिर्जापुर, इटावा ये सभी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पड़ेंगे, जो कि मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। लेकिन अलीगढ़ आप देखेंगे तो ये दक्षिण में नहीं पड़ता है, इस वजह से ये मध्य प्रदेश के अलावा ये मध्य प्रदेश से तो सीमा साझा नहीं करता, लेकिन ये साझा करता है आपका हरियाणा से। किससे करता है? हरियाणा से सीमा साझा करता है। देखो दोस्तों, आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। देखिए, ये आप कुछ ये मैप देखेंगे आप। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे जो इलाहाबाद है आपका, देखिए ये एमपी से सीमा साझा कर रहा है, ये इलाहाबाद। ठीक है। और अगर आप देखेंगे इलाहाबाद के बाद जो ऑप्शन है आपका मिर्ज़ापुर और इटावा। अब देखिए दोस्तों, मिर्ज़ापुर जो है आप देखेंगे ये मिर्ज़ापुर है। ठीक है। और आपका इटावा दोस्तों, ये आपका इटावा देखिए ये भी एमपी से बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन जो आपका अलीगढ़ है, ये देखिए यहाँ अलीगढ़ है और ये एमपी से साझा नहीं करता है सीमा, वो करता है हरियाणा से। किससे करता है दोस्तों? हरियाणा से। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये एमपी से सीमा साझा नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ जनपद है वो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। अगर इसके अलावा हम बात करें आगरा की, तो दोस्तों आगरा किसके लिए है? तो चमड़ा उत्पादक है। सर्वाधिक चमड़ा उत्पादक आगरा है। अगर हम बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी जो फेमस है वो अपने एक तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वहाँ पर है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपसे पूछा जा सकता है, वर्क्स। ठीक, तो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो रेशम उत्पादन है उसमें भी वाराणसी अग्रणी उत्पादक है, रेशम उत्पादन। ठीक है। अगर अब बात करें प्रतापगढ़ की, तो ये आंवले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, आंवला, प्रतापगढ़ का आंवला। ठीक है। तो उसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अलीगढ़ डैश के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। इस तरह के पेपर में भी देखने को मिलते हैं आपको, क्योंकि आप ये ना सोचिए कि बहुत सरल क्वेश्चन लाया जा रहा है। पेपर में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बताइए दोस्तों, का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तालों के लिए। अलीगढ़ अपने तालों के लिए फेमस है। और इसके अलावा आप अगर बात करें यहाँ चूड़ियों और कांच की वस्तुएं, दोस्तों ये इसके लिए फेमस है, कांच की वस्तुओं के लिए। कौन सा जनपद है? तो वो है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो अपने चूड़ी उद्योग और कांच उद्योग के लिए फेमस है। और इसका नाम हाल ही में बदल कर क्या कर दिया गया है? चंद्रनगर कर दिया गया है। चंद्रनगर कर दिया गया। तो यहाँ भी करंट अफेयर का टॉपिक आप इसको बिल्कुल रेडी रख सकते हैं। फिरोजाबाद का अब नया नाम क्या हो गया है? चंद्रनगर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तालों के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
5 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। नवाब सियाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है दोस्तों? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अयोध्या, जिसका पुराना नाम क्या था? फैजाबाद। ठीक है, तो जो नवाब सियाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा जो है बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? तो वो फैजाबाद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? बताइए दोस्तों सही जवाब क्या होगा? प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? बनारस। ये कहाँ की हैं? बनारस की हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे दोस्तों, बनारस यानी वाराणसी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ढोला लोकगीत लोकप्रिय कहाँ पर? ढोला लोकगीत जो है कहाँ का लोकप्रिय है ये? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आगरा मेरठ का। कहाँ का? आगरा मेरठ में जो ढोला लोकगीत है वो आगरा और मेरठ में लोकप्रिय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? अब देखिए दोस्तों, ये नहीं पूछा गया आपसे कौन सी कढ़ाई कहाँ की है, आपसे क्वेश्चन नहीं बदल के ये पूछा जा रहा है कि इस तरह की कढ़ाई कहाँ पर होती है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसे बोलते हैं चिकनकारी। क्या बोलते हैं दोस्तों? चिकनकारी। चिकनकारी में ही जो है सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई होती है, कपड़े पर कढ़ाई करी जाती है। और दोस्तों ये चिकनकारी कहाँ की दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए, लखनऊ में। चिकनकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये लखनऊ की प्रसिद्ध है। और दोस्तों याद रखेंगे कि ये पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो मुगल शासन के समय हुई थी। कब हुई थी? मुगल शासन के समय। ठीक, ये भी याद रखना है, जब ये जो जहांगीर के समय से हुई थी ये। और इसमें क्या किया जाता है? सफ़ेद धागों का उपयोग करके कपड़े पर कढ़ाई करी जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश ऑड कॉन्स्टिट्यूबरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब बताते हैं आपको दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1948 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष से पहले तो आप याद रखें, जब निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। ठीक, देखिए निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है वो निकट की तो वस्तुएं देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता। दूर दृष्टि दोष में जो व्यक्ति है वो दूर की वस्तु स्पष्ट देख लेता है लेकिन पास की वस्तु नहीं देख पाता। तो अब आप याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर आप एक होता है, एक में यूज होता है उत्तल लेंस और एक में होता है अवतल लेंस। अब देखिए यहाँ दूर दृष्टि दोष है तो दूर ऊर आप ऐसे याद रखेंगे, ट्रिक से याद रखेंगे, दूर ऊर यानी ऊ, दू ऊ उत्तल लेंस। ठीक, और जो बचा वो है अवतल लेंस। ठीक, तो देखिए अब पूछा है निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए तो आपको अवतल लेंस ही। अब आप देखिए अवतल लेंस तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आपको याद रखना है कि अवतल लेंस जो होता है वो इस तरह से होता है और वो प्रकाश को अपसार देता है यानी कि प्रसार कर देता है। तो अवतल लेंस को ही बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस, जो अभिसार देता है यानी कि जो प्रकाश है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? ठीक है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? बताइए दोस्तों सही जवाब क्या होगा? दोस्तों चंद्रशेखर सीमा जो है वो सितारों पर लगती है, इस पर सितारों पर लागू होती है। दोस्तों आपको बता दें कि जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, खगोल भौतिक शास्त्री थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्या नाम था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक, इन्होंने देखिए दोस्तों, इन्होंने इसकी खोज की थी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने।
और उनके इस अध्ययन के लिए, उन्होंने इस पर अध्ययन किया था, सितारों के इस अध्ययन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो चंद्रशेखर जी को और एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ए फाउलर। क्या नाम था उनका? ए फाउलर के साथ संयुक्त रूप से इन्हें क्या मिला था? भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार मिला था। और आप सन याद रखेंगे, इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1983 में अपनी इस खोज के लिए मिला था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यह क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है? अब देखिए दोस्तों, आप बताएंगे कौन सी फोटो फिल्म में इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजत यानी कि सिल्वर। ठीक है, सिल्वर धातु का प्रयोग किया जाता है फोटो फिल्मों में। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड, देखिए दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का जो प्रयोग होता है, आप याद रखेंगे, इसको लिख लीजिएगा, जिसे हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग जो होता है फोटोक्रोमिक कांच में बनाने में किया जाता है। एक होता है फोटोक्रोमिक कांच, उसको बनाने में किया जाता है। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे, जो सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो होता है, जब एक होता है नहीं कृत्रिम वर्षा कराई जाती है दोस्तों, तो उसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यानी सिल्वर इतना महत्वपूर्ण तत्व है, धातु है, कि इसका प्रयोग कई जगहों पर किया जाता है। इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन आने की अधिक संभावना रहती है। आप बिल्कुल लिख लीजिए कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में, कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। इसके बाद आप ये भी याद रखेंगे, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, अब देखिए दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो होता है वो आपका होता है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी। ठीक, इसके बाद सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। अगर हम बात करें सिल्वर क्लोराइड, जो कि हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, इसका प्रयोग जो होता है वो फोटोक्रोमेटिक कांच को बनाने में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी? देखिए दोस्तों, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, रैम और एक होती है रोम। ठीक, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सॉरी दोस्तों, ये आप बिल्कुल कैपिटल लेटर में लिखेंगे दोनों ही मेमोरी को। ठीक है, रैम और रोम। ठीक, तो अब ये देखिए, हमेशा हम लोग को बताया गया है कि ये प्राइमरी मेमोरी होती है और ये होती है सेकेंडरी मेमोरी। बिल्कुल आपको पता है कि किस प्रकार में, तो प्राथमिक मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो कौन सा ऐसा देखिए हार्मोन होता है जिसकी जो सांद्रता है शीर्ष पर सबसे अधिक होती है? बताइए दोस्तों, क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑक्सिन। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, तो पौधे में जो सांद्रता होती है वो आपकी जो होती है शीर्ष पर सबसे सर्वाधिक होती है ऑक्सीजन की, और जैसे जैसे आप जड़ों पर जाते जाएंगे ये ऑक्सीजन जो है वो कम होता चला जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो स्थित है। अब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि ये वर्ल्ड में जो चीज़ें ज़्यादा फेमस होती हैं वो उसके आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो देखिए आप याद रखेंगे, इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर है? मणिपुर में। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पर है? मणिपुर में, आप याद रखेंगे। और ये जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो है आपकी लोकटक झील। कहाँ पर? लोकटक झील। और ये लोकटक झील है कहाँ पर? मणिपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? मणिपुर में। और इसी लोकटक झील में कैबुल लामजाओ कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील में ही है। और दोस्तों आप एक बात और याद रखेंगे कि इसी कैबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें जली घास तैरती है। इसमें जो तैरती है वो है, इसमें जो झील में जली घास तैरती है
और इस जली घास को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, फूमड़ी बोलते हैं। क्या दोस्तों, फूमड़ी बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वहाँ पर घास तैरती है उसको क्या बोला जाता है, तो फूमड़ी बोला जाता है। याद रखेंगे, तैरता हुआ पार्क क्या नाम है, कैबुल लमजाओ। विश्व का एकमात्र ऐसा ये राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। याद रखेंगे कहाँ पर है, लोकटक झील में। लोकटक झील है कहाँ पे, मणिपुर में। इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसने हिंदी उपन्यास कफन लिखा है। अब देखिए दोस्तों, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपसे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप वीडियो पर नए हैं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी वीडियो का कंटेंट पहुंच सके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, द्रोणाचार्य जी जो थे वो एक कोच थे, मेंटर थे, ठीक है। तो ये पुरस्कार भी उन्हीं लोगों के लिए निकाला गया है जो कि बहुत मतलब कोच में उन्होंने सर्वोत्कृष्ट काम किया है। तो ये स्पोर्ट और खेलों में जो उत्कृष्ट कोच होते हैं उनके लिए ये पुरस्कार संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नाम से ही समझ में आ रहा है, आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। तो देखिए दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी भाभा को इस जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों एक बात याद रखेंगे कि अभी तो फिलहाल हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर दे दें, तो हम उसकी भी तैयारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपकी तैयारी कराएंगे। तो जैसा आपका राय हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख कर बता दें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर लास्ट। और आज का क्वेश्चन है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। दोस्तों बताइए, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी। तो देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना चली थी वो चली थी 1951 से 1956, और इसके बाद जो सेकंड चली थी वो चलेगी 1956 से 1961। तो यही सेकंड जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 56 से 51 चली थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, नमस्कार।